हिस्ट्री चैप्टर 2 को जो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ये चैप्टर में बताता है कि जो ब्रिटिश लोग थे वो इंडिया में आए थे सिर्फ ट्रेड करने के लिए, उनको इंडिया पे रूल करने का कोई भी मन नहीं था। बट बाद में ऐसा क्या होता है कि वो इंडिया पे अपना रूल बनाने लग जाते हैं, और वो कैसे बनाते हैं वो इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब मुगल का आखिरी पावरफुल रूलर था। उसके बाद बहादुर शाह जफर भी आया, लेकिन वो उतना ताकतवर नहीं था। जब औरंगजेब था अपने समय में, तो उसने इंडिया के लार्ज पार्ट पर कब्जा करके रखा हुआ था। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब मर जाता है, तो जितने भी मुगल गवर्नर्स थे, यानी जो मुगल सब थे, जैसे औरंगजेब हो गया, उसने हर स्टेट में एक गवर्नर रखा हुआ था, जो कि वहां पर देखते थे कि हर स्टेट में सब कुछ सही चल रहा है नहीं, और सारी बातें औरंगजेब को आकर बताते थे। तो जब औरंगजेब ही मर जाता है, तो जितने भी मुगल गवर्नर्स थे और जो बड़े बड़े जमींदार थे, यानी जैसे गांव में जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वो जहाँ पे रहते थे उसी पे रूल करना उस जगह पे स्टार्ट कर दिए। और इस तरह भारत में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग गवर्नर्स और जमींदार अपना अपना रूल स्टार्ट कर दिए जिस जगह पर वो थे। और ऐसे आप समझ सकते हो कि भारत बहुत सारे टुकड़ों में बट गया, इसमें अलग अलग किंगडम्स बन करके निकलने लग गए। तो उस समय दिल्ली जो कि पहले की इफेक्टिव सेंटर था, वो इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि सारे जगह सबने अलग अलग अपना रूल स्टार्ट कर दिया था। अब देखो, 18th सेंचुरी के हाफ के बाद, यानी 1750 के बाद, एक नई ताकत भारत में इमर्ज कर रही थी, आ रही थी, जो थी ब्रिटिश की ताकत। ब्रिटिश पहले तो इंडिया में आए थे सिर्फ ट्रेड करने के लिए, उनका कोई ऐसा मन नहीं था कि इंडिया पे कब्जा करना है। लेकिन बाद में उन्होंने इंडिया पे कब्जा किया। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि आखिर उनका मन क्यों बदला, और अगर बदला भी तो वो इंडिया पे कब्जा कैसे कर पाए। अब यहाँ पे एक बात बताई गई है बहादुर शाह जफर के बारे में, एक इमेज में, जो कि इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बट सिर्फ बता देता हूँ कि देखो, जब औरंगजेब मर गया था उसके बाद बहादुर शाह जफर बना था मुगल रूलर। बट वो उतना पावरफुल नहीं था। स्टिल जब वो लड़ा था ब्रिटिश से, तो ब्रिटिश जो है, जब लड़ाई ठंडा हो जाता है तो बहादुर शाह जफर पकड़ करके उसे मार देता है। और उसके जो बेटे थे उनको भी कोल्ड ब्लडेड, यानी कि बिना रहम किए ऐसे मार देता है उनको भी। तो अब आते हैं अपने मेन कहानी पर, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। देखो, ईयर 1600 में इंग्लैंड में, जो कि यूरोप में है, वहाँ पर उसके रूलर थी क्वीन एलिजाबेथ वन। तो वहाँ पे एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्वीन एलिजाबेथ वन से एक चार्टर ले लेता है कि सिर्फ आप हमें एक ऐसा परमिशन दीजिए कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ हमारी ही कंपनी ईस्ट की तरफ ट्रेड कर पाए, जितने भी कंट्रीज है उससे। अब जब इन्हें चार्टर मिल जाता है, तो अब इनका कंपटीशन खत्म हो जाता है इंग्लैंड की कंपनी से, क्योंकि इंग्लैंड में इनके अलावा और कोई भी कंपनी ईस्ट में ट्रेड नहीं कर सकती थी। अब ये लोग करते थे मर्केंटाइल ट्रेडिंग, यानी कि जाते थे वो जहाज से किसी कंट्री में, वहाँ पे सस्ते में सामान लेना, और यूरोप में आकर के फिर महंगे में उसी सामान को बेच देना। तो इससे उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाया करता था। लेकिन रॉयल चार्टर जो इन्हें मिला हुआ था, इसका ये मतलब नहीं था कि जितने भी यूरोप में देश हैं सारे देश के कंपनीज ट्रेड नहीं कर पाएंगे ईस्ट में। ये सिर्फ इंग्लैंड के लिए था। तो बाकी यूरोप में जो भी देश थे, वहाँ के जितने भी लोग आते थे वो सब भी ट्रेड करते थे। जैसे कि ये बता रहे हैं कि जब ये लोग अफ्रीका और केप ऑफ गुड होप से होता हुआ इंडिया में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर पोर्तुगीज पहले से अपना स्टैब्लिश करके रखी हुई है बेस गोवा में, यानी वो लोग पहले से यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखो, यहाँ बताया गया कि वास्को डो गामा जो थे, उन्होंने सबसे पहली बार, जो कि पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे, वो इंडिया का खोज किए थे, वो भी 1498 में। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे पहले से पोर्तुगीज मौजूद है, फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि यहाँ पे डच भी आ चुकी है, और फिर फ्रेंच ट्रेडर भी इंडिया में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि सारी जो कंपनीज थे उन सब का इंटरेस्ट एक ही चीज़ में था, वो था एक अच्छी क्वालिटी के कॉटन और सिल्क। क्योंकि इसका मार्केट बहुत ज़्यादा था यूरोप में, वहाँ पे सभी लोग कॉटन और सिल्क अच्छी क्वालिटी खरीदना चाहते थे, जो कि ये लोग इंडिया से ले जाते थे। इसी के साथ जो पेपर, क्लोव्स, कार्डामोम, सिनेमोम, जो कि मसाले हो गए, इनका भी डिमांड बहुत ज़्यादा था उनके देश में। तो इनका जो कंपटीशन बढ़ता है, इस वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो इनका प्रॉफिट फिर घटने लग जाता है। क्योंकि ये लोग महंगे में सामान खरीदते थे और फिर जाकर के अपने देश में बेचते थे, तो इनको बहुत कम प्रॉफिट हुआ करता था। अब इस चीज़ की वजह से उन लोगों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गया, यानी कि अब वो लोग एक दूसरे के राइवल कॉम्पिटिटर्स बन चुके थे। जैसे एक दूसरे को उन्होंने सिप देखा तो उसे डुबाने के पीछे पड़ जाना, वो लोग आर्म्स होकर के आते थे, यानी कि बंदूकें वगैरह जो भी चीज़ें उसको लेकर के आते थे, और एक दूसरे के सिप को डुबाना चाहते थे। इसी के साथ उन्होंने, जैसे उनका जो रूट हो गया उसको ब्लॉक करना चाह रहे थे, और फिर फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिए। फोर्टिफिकेशन का अर्थ है कि जैसे कि जब वो ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर अपने सामान को जब रखते हैं ना, तो और जहाँ पे जहाज जो अपना लगाते हैं, तो उस जगह पर एक बड़ी बड़ी दीवारें बना देना, ताकि दूसरी जो कंपनी या दूसरे देश के जो कंपनीज हैं, वो आ करके इनके जहाज़ों को, इनके सामान को नुकसान ना पहुँचाएं। अब इन कंपनीज की लड़ाई को देखते हुए वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि वो भी देखते कि ये सारी कंपनीज यहाँ से भरे भरे प्रॉफिट लेके जा रही है।
तो इस तरह ब्रिटिश कंपनी ने देखा कि प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है ट्रेड करने में। तो आखिर फिर क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो टॉपिक आता है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। पहली ब्रिटिश यानी इंग्लिश फैक्ट्री लगी थी 1651 में हुगली रिवर के किनारे। उस समय उनका बेस था कंपनी ट्रेडर्स के लिए, जिनको पहले बोला जाता था फैक्टर्स। तो वो लोग वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे उनका एक वेयर हाउस था उसी फैक्ट्री में, जिसके अंदर जितने भी सामान जो वो ले जाना चाहते थे वो स्टोर रहता था। वहाँ पे ऑफिसेस थे ताकि उनके जितने भी ऑफिशियल्स यानी अधिकारी है कंपनी के, वो वहाँ पर रह करके बात वगैरह जो करना है वो कर सकें। कंपनी जैसे जैसे अपने ट्रेड को बढ़ाती है तो वो लोग वहाँ के मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को बोलते हैं कि वो लोग आ करके फैक्ट्री के बगल में रहना शुरू कर दें। अब 1696 में कंपनी ने अपना फोर्ट बना लिया था उधर, फोर्ट यानी किला बना लिया था। फिर उसके 2 साल बाद उन्होंने मुगल्स के जो अधिकारी थे उन्हें घूस दे करके कहा कि वो 3 गांव का जो जमींदारी राइट है यानी सीधा सा कंट्रोल है वो इनको दे दें। जिनमें से एक गांव था ना, उसके बारे में बताया जो है कलीकत्ता, जिसको बाद में कलकत्ता और अभी कोलकाता कहा जाता है। इसके बाद ये लोग गए मुगल एम्परर जो कि उस समय औरंगजेब था, और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक फरमान यानी एक आप आदेश जारी कर दीजिए और उसे बोल दीजिए कि हमारी कंपनी बिना किसी टैक्स के ट्रेड कर पाएगी। उसके बाद जब इन्हें ये अधिकार मिल जाता है तो ये लोग मैनिपुलेट करने लग जाते हैं मुगल और उनके अधिकारियों को, ताकि ये और ज़्यादा कंसेशन यानी और ज़्यादा राइट्स ले सके अलग अलग चीज़ों के लिए। अब जब इनके कंपनी को ये अधिकार मिल जाता है कि बिना टैक्स के वो ट्रेड कर सकती है, तब इनके कंपनी में जो जो अधिकारी सब थे ना, वो सब भी अपना एक अलग ही प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे और उस पर भी वो टैक्स नहीं दे रहे थे। अब बंगाल के नवाब की जब इसे नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा कि जो अपने प्राइवेट ट्रेड्स किए हुए हैं इसके लिए जो भी टैक्स बनता है वो देने के लिए। तो कंपनी मना कर देती है कि नहीं हम लोग नहीं देंगे। इस तरह बंगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है रेवेन्यू का यानी पैसे का। अब एक चीज़ पे ध्यान देना कि औरंगजेब जो था वो पूरा इंडिया का एक लार्ज पार्ट का रूलर था, लेकिन ये जो नवाब है ये बंगाल का रूलर है। लाइक कह सकते हो कि औरंगजेब ने उस नवाब को उस बंगाल का दिया हो कि हाँ तुम वहाँ पर देख रेख करना, उस चीज़ को देखना। और कंपनी की इस हरकत को देख करके जो उस समय बंगाल का नवाब था जो है मुर्शिद कुली खान, वो आखिर कैसे गुस्सा ना होता, कैसे वो प्रोटेस्ट ना करता। तो अब इस चीज़ को हम आगे देखेंगे, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। देखो कंपनी और जितने भी बंगाल के नवाब हुए उन सबों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चला। यानी कि जब औरंगजेब मर गया और हमने देखा कि जो भी नवाब और जमींदार सब थे वो लोग अपना रूल स्थापित कर लिए थे, तो सेम ऐसा ही किया बंगाल के नवाब ने। फिर बंगाल के नवाब उस समय थे मुर्शिद कुली खान, जब वो मर गया तो आए अलीवर्दी खान, और फिर जब वो मर गया तब आए सिराजुद्दौला। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या कि जब मुर्शद कुली खान थे तो उस समय वो कंपनी के विरुद्ध में थे, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था। फिर उनके मन में जब अलीवर्दी खान आए तो वो भी कंपनी के विरुद्ध में थे, और इन दोनों ने जितने भी कंपनी के राइट्स थे यानी कंपनी ने जो भी अधिकार लिया था पहले औरंगजेब से, उन सबको ख़त्म करने लग गए ये लोग। जैसे इन लोगों ने अपने काम में क्या क्या किया, तो इन्होंने कंपनी का जो राइट था कि वो ट्रेड कर सकता है उसको रोक दिया कि ये ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उनके पास एक राइट था कि वो कॉइन को मिंट कर सकते हैं यानी बना सकते हैं, तो उस राइट को भी इनका ख़त्म कर दिया। फिर इनका एक राइट था कि ये लोग आराम से अपना फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, यानी जहाँ चाहे वहाँ पे किला ये लोग बना दे रहे थे। तो उनका ये जो किला था इसको भी फिर वो रोक देते हैं कि ये लोग किला भी नहीं बना पाएंगे। एंड देन उसके बाद एक्यूज करते हैं जो भी नवाब थे इनको, कंपनी को, कि देखिए ये जो कंपनी है इन लोगों ने हमें छला है यानी लूटा है, और इन्होंने बहुत सारे जो बंगाल का पैसा है, रेवेन्यू है, उसको हमसे छीन लिया है। इस पर वो कहते हैं कि ये लोग टैक्सेस नहीं देते हैं, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखते हैं और ह्यूमिलेट करते हैं यानी कि अपमान करते हैं नवाब का। इस पर कंपनी का कहना होता है कि ये लोकल ऑफिसर्स यानी नवाब और उनके अधिकारी हैं, ये हम पर अनजस्ट गलत डिमांड रख रहे हैं। हमारा ट्रेड तो इस तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारा ट्रेड तभी चल पाएगा जब हम पर से टैक्सेस यानी ड्यूटीज हटा दी जाएगी, और हमको एक्सपेंड करने के लिए जो सेटलमेंट्स हो गए यानी जो विलेजेस हो गए ये खरीदना होगा, ताकि हम लोग फोर्टिफाई कर सके, वहाँ पर अपने फोर्ट्स बना सके जिसके अंदर हम लोग वेयर हाउसेस बना सके, तभी हम एक्सपेंड कर पाएंगे अपने ट्रेड को। अब इस तकरार के वजह से कंपनी और नवाब के बीच में बाद में होता है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि बहुत ही फेमस युद्ध है। देखो बैटल ऑफ प्लासी एकदम से नहीं हो गया था। जब मुर्शिद कुली खान थे बंगाल के नवाब, तो उस समय उनके और कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला। फिर चलते गया, दिन वो मर गए, तब आए अलीवर्दी खान, फिर उनके और फिर कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला। और जब वो मर गए 1756 में, तब सिराजुद्दौला बने बंगाल के नवाब। अब इनकी पावर देख करके कंपनी कंपनी उस समय चाह रही थी पपेट रूलर। पपेट रूलर का अर्थ हुआ कि कंपनी जो भी चाहे अपना जैसा भी राइट्स वगैरह चाहे वो उस रूलर से ले सके, यानी वो कंपनी के इशारों पे नाचे। तो कंपनी ट्राई करती है कि सिराजुद्दौला का जो कोई राइवल है ना उसको भिड़ा करके सिराजुद्दौला से, बट वो फेल हो जाती है।
अब सिराजुद्दौला बहुत गुस्से में रहता है, तो कंपनी को बोलता है कि तुम हमारे अफेयर, जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स है, इसमें मत घुसो, और जो तुमने हमारे पैसे लिए यानी वो टैक्सेस वगैरह के वो दो, और फोर्टिफिकेशन अपना रोक दो। जब कंपनी बात नहीं मानती है तो वो 30,000 सोल्जर्स को लेकर के कासिम बाजार चले जाते हैं, जहाँ पर ब्रिटिश का फैक्ट्री था। वहाँ पर ब्रिटिश के जो भी ऑफिसर्स थे, वेयर हाउसेस थे, जिनके उनके पास गन वगैरह थे, सब कैप्चर कर लेती है। जो जहाज है उसको भी सील कर देती है। देन वहाँ से चली जाती है कलकत्ता, कि वहाँ कलकत्ता में जो फैक्ट्री था उसको सील करने के लिए। अब न्यूज़ पहुंचता है मद्रास में कि कलकत्ता का फैक्ट्री भी सील हो चुका है। तो उस समय कमांड में थे रॉबर्ट क्लाइव, तो वो भेज देते हैं नेवल फ्लीट्स को, यानी नौसेना को भेज देते हैं। फिर बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन चलता है कुछ लंबे वक्त तक, लेकिन बाद में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव कंपनी की आर्मी लेकर के चल पड़ते हैं सिराजुद्दौला के पास पलासी में। अब तुमको पता है सिराजुद्दौला क्यों हारे थे? क्योंकि उनके जो कमांडर थे मीर जाफर, उनको कंपनी ने अपने तरफ कर लिया था। हुआ क्या था कि मीर जाफर लेकर के जा रहे थे सिराजुद्दौला का जो सोल्जर्स है उनको, बट कंपनी ने पहले उनको बोल दिया था कि अगर तुम सिराजुद्दौला को हराने में मदद करोगे तो तुम्हें अगला नवाब बना दिया जाएगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो लड़ाई हुआ ही नहीं, क्योंकि मीर जाफर लेकर गया सैनिक, बट लड़ाई एक्चुअल में हुआ ही नहीं। और बाद में सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया ब्रिटिश के द्वारा और उन्होंने उसे मार दिया। और इस वजह से ये जो बैटल प्लासी का युद्ध है बहुत ही फेमस हो गया, क्योंकि कंपनी का यह पहला विक्ट्री था इंडिया में। और जैसा देख सकते हो कंपनी ने जिस तरह से खेला, वहाँ पे उसको युद्ध भी करने का जरूरत नहीं पड़ा और वो जीत भी गए। जब सिराजुद्दौला को मार दिया गया तो मीर जाफर अब बन गया था नवाब। अब कंपनी थी वो खुद रूल नहीं करना चाहती थी। कंपनी का यह मानना था कि उसको अपने ट्रेड को बस एक्सपेंड करना है, मतलब उसको इंडिया पे अपना रूल वगैरह करने का कोई मन नहीं था। वो सोचती थी कि भले यहाँ के जो लोकल लोग हैं यही इस पे रूल करे, बट इनका ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसलिए चाहती थी पपेट रूलर रखना। जैसे कि यहाँ पर मीर जाफर को पपेट रूलर बना रही थी, बट वो पूरी तरीके से पपेट की तरह काम नहीं किया, क्योंकि मीर जाफर जब रूलर बना तो उसकी भी कोई इज्जत बन गई थी। तो जब भी कंपनी उसको बोलती कि तुम मेरे लिए ये कर दो, मुझे ये अधिकार दे दो, तो पूरी तरीके से मीर जाफर नहीं मानता था, क्योंकि उसको अपना भी इज्जत बना के रखना था समाज में। और जब कंपनी बहुत ज़्यादा डिमांड करने लग गई तो मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया, तो कंपनी ने उसे हटा करके मीर कासिम को उसकी जगह पर रख दिया। जब कंपनी मीर कासिम को बोलती है उसकी डिमांड पूरी करने के लिए, तो मीर कासिम भी कंप्लेन करने लग गया था। और अब ये कंप्लेन इतना बढ़ गया था कि फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है मीर कासिम और कंपनी के बीच में। और वहाँ पर मीर कासिम हारता है तो उसको हटा दिया जाता है बंगाल से, और फिर मीर जाफर को वापस नवाब बना दिया जाता है। बट इस बार एक शर्त रख देती है कंपनी। कंपनी कहती है मीर जाफर को कि तुम हर महीने 5 लाख रुपए दोगे, और इस पैसों से वो वॉर के लिए खुद को तैयार रखती थी, अपने ट्रेड को बढ़ाती थी, और जो कुछ अलग एक्सपेंस हो गया वो करती थी। कंपनी और ज़्यादा टेरिटरीज पर चाहती थी कि उसका इन्फ्लुएंस हो, यानी वहाँ पर भी वो पपेट रखना चाहती थी ताकि उसको ज़्यादा पैसा है। बट जब 1765 में मीर जाफर मर जाता है तो कंपनी का मूड चेंज हो जाता है। वो सोचती है कि पपेट कितना भी रख दो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरीके से बात नहीं मानते हैं। तब रॉबर्ट क्लाइव डिक्लेयर करता है कि क्यों ना हम खुद ही नवाब बन जाए, यानी अपने ही अधिकारी को बना दे नवाब। इसके लिए वो लोग 1765 में उस समय का जो मुगल एम्परर था उससे मिलते हैं, और वो कंपनी को बना देता है बंगाल का दीवान यानी फाइनेंस मिनिस्टर। अब इससे पहले कि आप सोचिए कि कौन इतना बेवकूफ़ी कर सकता है, कि ये देखते हुए कंपनी की वजह से इंडिया का लॉस हो रहा है, और इंडिया में रहने वाले ये जो उस समय के मुगल थे, उन्होंने एक कंपनी को पावर दे दिया कि हाँ तुम जितना पैसा चाहो बंगाल का वो ले सकते हो। मैं बता दूं ये उस समय शाह आलम थ्री करके उन्होंने ये दिया था ऑर्डर। अब कंपनी को इतना खुला छूट मिल गया कि वो जितना पैसा चाहती थी बंगाल का वो सारा रेवेन्यू यूज़ कर सकती थी। और इस वजह से उस समय पहले क्या था कंपनी के लिए कि जब वो ट्रेड करना चाह रही थी इंडिया से, तो उसे अपने देन से यानी ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लेकर के आना पड़ रहा था इंडिया में। यहाँ से सामान खरीद करके वो ले जा करके फिर अपने देश में बेच रही थी। इसके पास कोई भी सामान नहीं था जो ये अपने देश से लेकर के आके इंडिया में बेचे। तो इससे क्या हुआ था कि खाली वो अपने देश से सोना चांदी लेकर के हम लोग के पास ही आ रही थी। बट बाद में जब बैटल प्लासी हुआ था तो उसका खर्च कम हो गया, यानी जैसे ही बैटल प्लासी हुआ था उसके बाद उसने कह दिया मीर जाफर को कि वो 5 लाख रुपए हर महीने देगा। तो यहाँ पर कुछ पैसे आ गए उसके पास इंडिया के ही। लेकिन बाद में जब उसको पूरा दीवान का पावर मिल गया बंगाल में, यानी अब वो कितना ही पैसा बंगाल का यूज़ कर सकती थी, तो अब तो उसे इतने पैसे आ गए थे कि वो इंडिया के ही पैसे से इंडिया में ही सामान खरीदती थी, कॉटन वगैरह, और लेकर के अपने देश में भेज देती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी से अपने आर्मी को ट्रेन करना, बिल्डिंग्स बनाना, फोर्ट्स बनाना, जितने भी पेमेंट वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह करना, वो सब इंडिया के पैसे से वो कर लेती थी। अब इसके आगे आता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि क्यों ना खुद ही रूल किया जाए, यानी खुद के ही ऑफिशियल्स को, अधिकारी को हम लोग नवाब बना दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि उनकी पावर और अथॉरिटी दोनों ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर टॉपिक आता है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबोब्स। इसको नवाब ना बोल के नबोब उन्हें एक अलग ही नाम दिया हुआ है। अब जो कि बैटल पलासी के बाद ये बन गया था दीवान,
यानी फाइनेंस मिनिस्टर तो जो भी बंगाल में उस वक्त में, वो सारे इन्हें गिफ्ट के तौर पर जमीन और पैसे दिया करते थे। अब यहाँ रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक कहानी बताई जा रही है कि जब वो 18 साल के थे तो 1743 में इंग्लैंड से मद्रास, जिसको अभी चेन्नई बोलते हैं, वहाँ पर आए थे। 1767 में वो इंडिया को छोड़ करके गए, और इस बीच में उन्होंने इंडिया से 4,01,102 यूरो बनाया था पैसा। मज़ेदार बात तो ये है कि जब जो ऑफिशियल्स, जो हेड थे ब्रिटिश के, जब उन्होंने गवर्नर नियुक्त किया था रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का, कि वो बंगाल का सारा ट्रेड संभालेंगे, तो उनको कहा गया था कि वहाँ पे 1743 में कि करप्शन आप हटा दीजिए। लेकिन 1772 में जब उनके पास इतना पैसा देखा जाता है तो उन्हीं के ऊपर चलाया जाता है मुकदमा कि आखिर इनके पास पैसे कहाँ से आए। भले बाद में उनको निर्दोष बोल दिया जाता है, बट 1774 में वो सुसाइड कर लेते हैं। देखो, सारे कंपनी के ऑफिशियल्स यानी अधिकारी इतने खुशनसीब नहीं थे कि वो बहुत पैसा बना सके। कुछ जब इंडिया आया तो यहाँ पर डिजीज और वॉर की वजह से ही मर गए। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सारे ही खराब नेचर के थे, कुछ अच्छे भी थे जो यहाँ पर आए थे हम्बल बैकग्राउंड से, और वो चाहते थे कि इंडिया में थोड़ा बहुत अच्छा अर्न कर लेना है, फिर वापस ब्रिटेन जा करके एक अच्छी लाइफ जीना है। और जो ऐसा कर पाए थे, यानी अच्छा पैसा पैसा अर्न करके वो चले गए थे ब्रिटेन में, तो वहाँ पे लोग उनको नबोब्स बोलते थे, यानी नवाब का एक दूसरा वर्जन बोल सकते हो। और वहाँ पे उन्हें लोग बोलता था कि ये थोड़े ऊंचे कद के हैं, एक अच्छे ऊंचे